गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो सभी लोग? फटाफट ज्वाइन कर लो। जस्ट हाँ, राधे राधे भाई। खुश रहो, खुश रहो राज पांडे। ठीक है, काफी दिन बाद मिल रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवाइज की होंगी चीजें। हाय बेटा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट, जस्ट वी आर वेटिंग जस्ट ओनली 2 मिनट। जय हिंद, खुश रहो बच्चे। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ, ये गुड मॉर्निंग वाला बच्चा हमारा, ये डेली गुड मॉर्निंग बोलता है, बिल्कुल। राम राम बेटा। ठीक है, मस्त मस्त। कैसे हो? सबसे पहले तो ये बताओ आप लोग कैसे हो? ठीक है, एम आई ऑडिबल? जय हिंद बच्चे, आई एम फाइन फाइन। आप सभी लोग ठीक हो? अच्छा, आप फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हो, कोई इशू नहीं, आराम से क्लास देखो। पीछे के कुछ क्लासेस देखने थे आपको तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है, बट फिर भी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बहुत बेकार हूं सर, क्यों हो गया, क्या हो गया? देखो, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, पहली क्लास है तो अच्छे से समझना। ठीक है, मैं मस्त। ठीक है, एक बच्चे के घर में शादी है फिर भी वो क्लास अटेंड कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या एक आर्टिकल दिया था, देन की 15 महिला ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके प्रकाश डालिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम करा करो। ठीक है, आई एम फैंटास्टिक। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट। पहले तो ये बताओ, आप लोगों ने कोई चीज, सारी चीजें रिवाइज की थी? और दूसरी बात ये, किसी का कोई डाउट है पिछली कुछ क्लासेस का, कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात, आज मैं मेरे नोट्स लाया हूं, आपको थोड़े से नोट्स दिखाऊंगा। तो मतलब आपको कुछ बच्चे डर जाएंगे कि अरे गुरुजी इतना नोट्स बनाना पड़ेगा क्या। मैं देखो, मैं ही नहीं, यहाँ पे सारे टीचर्स, आपको कोई भी नोट्स बनाने के लिए नहीं कहेगा, जनरली यही होता है। ठीक है, आपको नोट्स बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप खुद से नोट्स बना रहे हो तो उसको रिवाइज बहुत तेजी से किया जा सकता है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से काफी हद तक बच्चों को नोट्स मिल भी चुके होंगे। सर देयर वी एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, अरे थैंक यू सो मच भाई। ठीक है, तो बच्चे सुनो, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो आपने खुद से नोट्स बनाए, नोट्स तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना आपके लिए, अलग से मैं नोट्स बना रहा हूँ, नोट्स मैं प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में थोड़ा मतलब सफल होना है ना, अच्छे से पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है, ये एडवाइस उसके लिए है जिसको पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। बट जो अदर वर्क्स भी करता है साथ, मतलब वो किसी भी तरीके का काम हो सकता है, वो मान लो फैमिली फैमिली इंटरप्राइजेस में कोई हेल्प करता है या कहीं पे कुछ काम करता है, तो उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके लिए ये एडवाइस नहीं है। तो उनको जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे पढ़ो। लेकिन ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, तो नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने नोट्स बनाओ, उससे रिवाइज करना बहुत आसान होगा। ठीक है बच्चे, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ तुम क्या पूछ रहे हो, आधी आधी चीजें पूछ रहे हो फिर आगे। देखो मैं आपको नोट्स बता रहा हूँ, मैंने नोट्स लाए हैं आज खूब सारे। तो बहुत सारे बच्चे तो डर जाएंगे, देखो आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है, ना ही इतने नोट्स बनाने हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ रेफरेंस के लिए। और मैंने सारे नोट्स लाए नहीं है तो आपको मुझे वैसे मेरा ऑप्शनल जो था वो पॉलिटिकल साइंस मतलब PSIR था। ठीक है, यूपीएससी के लिए। तो मैं आपको PSIR के नोट्स तो दिखाऊंगा नहीं कि हाँ यहाँ भोगल टाइट करना है बच्चों के बीच में। तो ठीक है, तो ये देखो नोट्स है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो नोट्स है, वैसे तो इतने सारे नोट्स है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो इतने नोट्स है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाने का पर्पज ये है कि सिर्फ आपको ये बताना कि आप भी इसी तरीके से, मान लो इतने नोट्स ना बनाओ तो एटलीस्ट कुछ तो बनाओ। अब जैसे ये देखो, ये इन्वायरमेंट का नोट्स है। ठीक है, और इससे पहले देख रहे हो मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, अब इसपे मैं टाइम टेबल भी लिखता था कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, डे भी लिखते थे, डेट भी लिखते थे। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो होप कि किसी को दिख रहा होगा, किसी को नहीं। अब बीच में ब्लैंक पेजेस भी हैं। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे देखो इन्वायरमेंट्स है, चैप्टर वाइज मैंने ऑलरेडी बनाया है, तो इन्वायरमेंट्स तो आपको अलग से पढ़ना नहीं है, ज्योग्राफी के साथ में ही नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों ने तो नोट्स बना के भेजा भी था। ठीक है, व्हाट्सएप पे उन्होंने भिजवाए थे। अब ये देखोगे तो ये पॉलिटी के नोट्स हैं। ठीक है, ये पॉलिटी के नोट्स हैं, ये PSIR के नोट्स नहीं है। ठीक है,
तो आप कंफ्यूज मत होना कि पीएसआईआर के नोट्स तो इतने हैं कि मतलब मैं आपसे क्या बोलूं। बीच बीच में मैंने ब्लैंक पेज इसलिए रख रखे हैं ताकि इन केस मुझे अगर कुछ ऐड करने हुए तो मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि चीजें देखो पढ़ाई कभी खत्म होती नहीं है। तो मान लो कोई चीज है तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि दिख रही होंगी। अब मैं ये कलरफुल बनाता हूँ, बट आपको जो जाता है ना वो ब्लैंक ही सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट जाता है आई थिंक। आपके लिए भी नोट्स बना रहा हूँ, ये आपके लिए नोट्स नहीं है। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक्स का नोट्स है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत कलरफुल दिख रहा होगा आई थिंक, कैमरा इतना प्रॉपर तो कैच नहीं कर सकता। ठीक है, ये ग्राफ वगैरह देख सकते हो आप इसमें। हाँ, गिनी कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। और इसी तरीके से मल्टीपल नोट्स है, मतलब बहुत सारे नोट्स है। अगर मैं ज्योग्राफी के नोट्स, मतलब ज्योग्राफी के तो इतने नोट्स हैं कि मैं आपको क्या ही दिखाऊं। अब इसमें मैप वैप के साथ में होप मैप दिख रहा है नहीं दिख रहा है आई डोंट थिंक। जैसे ये मैप है, ठीक है, तो जब आप अपने हाथ से मैप को बनाओगे ना तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगी कि लोकेशन कहाँ पे है। अब जैसे इस पे मैंने नोट्स बनाया तो ये इन्फॉर्मेशन, अब बहुत सारे बच्चे जो हिंदी 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 चलाते हैं, ये देखो मैंने ज्योग्राफी के नोट्स हिंदी में बनाए हैं, मतलब सारे नहीं, ज्योग्राफी के कई नोट्स हैं तो मैं ज्यादातर इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन ये है कि मैंने हिंदी भी पढ़ी है तो हिंदी में भी। ठीक है, तो इसी तरीके से लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स बनाए हैं, और इसमें आपके नोट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप भी नोट्स बनाओ। ठीक है, समझ में आई बात। अब क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना था कि देखो अगर रियल में पढ़ना है ना, पढ़ाई करनी है तो थोड़ा सा कुछ करो। एक बच्चा है, ये सेकुलरिज्म से, एक बच्चा है वो सेकुलरिज्म और आई थिंक किसी से क्वेश्चन पूछ रहा था, वापस से आप पेस्ट करो। मैंने भी बनाया है सर। ग्रेट, जिसने भी बनाया है ना सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, उसके लिए रिवाइज करना बिल्कुल आसान है। कितने भी मोटे नोट्स है, आपको क्या लगता है, देखो इतना मोटा नोट्स है, इसको मैं मुश्किल से ये मान के चलो 4 से, मतलब मुश्किल से 4-5 घंटे तो बहुत बोल रहा हूँ, मतलब 4-5 घंटे में तो आप रिवाइज कर लोगे। मतलब मुश्किल से 3-4 घंटे लगते हैं, बस पेज पलटने होते हैं क्योंकि ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब जैसे मैं देखो मैं कैसे रिवाइज करता हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्यों। अब जैसे इसमें प्रियम्बल है, भाई प्रियम्बल तो मैंने भी लिख रखे हैं ना, चलो ठीक है, मैं आपको अब इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ तो चीजें याद है, बट मुझे अगर देखना है तो मैं रिवाइज तो करूंगा ही ना। यहाँ पे देखो, अब जैसे ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन सी डेट को ये इंट्रोड्यूस हुआ, कभी पास हुआ, तो ये सारी चीजें देख ली मैंने, और मुझे कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ सेकुलरिज्म है, ये सारी चीजें जो याद है उसको देखना ही नहीं है। अब इसमें जैसे रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, इनिशिएशन, रिकॉल है, मान लो मुझे प्लेबिसाइड और रेफरेंडम में कोई भी मतलब थोड़ा सा इधर उधर होगा तो मैं उसको चेक कर लूंगा। ठीक है, तो इसी तरीके से नोट्स है। अभी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मैप तो मैंने कितना गंदा बनाया देखो, लेकिन ये है कि ये उस टाइम पे बनाया है कि जब पहली दूसरी बार मैप बना रहा हूं। ठीक है, देखो अपना नोट्स होता है कि आप लिखो कैसे भी, लेकिन आप ही पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो चीजों को। एक बच्चा पूछ रहा है हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे, नोट्स नहीं मिले आपको। बच्चा बोल रहा है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था, अरे आज ही बताने वाला हूं कब हुआ था। ठीक है, 1951 में हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था ना, उसको पार्लियामेंट ने नहीं किया था। ठीक, उसको किसने किया था, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। नाइनटीन 51 में बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। ठीक है, अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होंगी बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, किसी को पता है फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स क्या है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नोट्स मिला है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं मिला है, मैं देख लेता हूं। ठीक है, किसको मिल चुका है किसको नहीं मिला है। आज सबको नोट्स मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो वापस से मुझे बता देना। ठीक है बच्चे, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे राइट्स क्या है। हाँ, देखो मैंने पिछली क्लासेस में जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर आप एक बार रिवाइज कर लोगे तो सारी की सारी चीजें याद हो जाएंगी, इसलिए बारी बारी से उसको रिवाइज करते रहना, नहीं तो बीच में भूल जाओगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर वो अधिकार जो हमें मिले हैं, मतलब और भी कमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, अब सुनो।
बच्चे काम की बात देखते हैं, ध्यान से सुनो। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? अगर मैं फंडामेंटल का मतलब पूछूं तो फंडामेंटल मतलब क्या होता है? हम्म फंडामेंटल का मतलब बेसिक होता है। बेसिक का मतलब क्या होता है बेटा? मूल। मूल का मतलब समझ रहे हो? जो जरूरी हो, जो क्या हो, जरूरी हो, नेसेसरी हो, आवश्यक हो, उसको बोलते हैं फंडामेंटल। मेरी बात ध्यान से सुनना, फिर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होंगी वो। ठीक है। और राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट्स के मतलब कोई बताएगा मुझे? राइट्स का मतलब क्या होता है बताओ? क्लेम होता है। राइट्स का मतलब क्या होता है? क्लेम होता है, दावा। वह राइट्स जो ऑल पर्संस को दिए गए हैं। ठीक है, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना, एनीथिंग। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसमें ज्ञान की चीजें अलग हैं और बाकी भी चीजें होंगी जो उसको, वो इंपॉर्टेंट है, वो उसको समझना ध्यान से, अच्छे से। तो फंडामेंटल क्या है? मतलब जो बेसिक है। फंडामेंटल का मतलब समझ में आया कि जो बेसिक है। किसके लिए बेसिक है? किसी को जीने के लिए, ठीक है, किसी के एग्जिस्टेंस के लिए। तो जो बेसिक है, ठीक है, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। और राइट्स का मतलब होता है दावा। लेकिन दावा कैसा? दावा मतलब जैसे आप क्लेम करो कि मेरा राइट्स है कि मेरे पास ये पेन होनी चाहिए। ठीक है। अब सुनो, अब देखो, कोई भी कमेंट मत करो बच्चे। आप पूरा का पूरा दिमाग यहां होना चाहिए, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन यहां करो, कोई भी कमेंट मत करना। मैं इतना पढ़ाऊंगा ना, आपके पास डाउट आएगा ही नहीं, आ ही नहीं सकता। देखो, तो बट क्या होता है? ये रीजनेबल होने चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? रीजनेबल होना चाहिए, मतलब तार्किक दावे होने चाहिए। ऐसे दावे नहीं कि आप बोल दो गुरुजी जहां आप पढ़ा रहे हो ना, स्टूडियो मेरा है, इस पे मेरा अधिकार है, तो ये राइट नहीं होगा। रीजनेबल होने चाहिए राइट्स। ऐसा नहीं कि यू हैव अ राइट टू मर्डर समवन। ठीक है, मूल अधिकार। तो बच्चे सुनो, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करूं, जनरल में क्या होता है? ठीक है। जनरली फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो ह्यूमन लाइफ, मतलब जो हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हमारे जीवन के लिए, हमें जीवन जीने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, ठीक है, एक अच्छी तरीके से जीने के लिए, ठीक है, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, अच्छी तरीके से जीने के लिए आप आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो सारी चीजें चाहिए उसमें, क्लीन वाटर चाहिए, एनवायरमेंट चाहिए, मतलब बहुत सारी चीजें, राइट टू प्राइवेसी चाहिए। मतलब एक कानून नहीं है, मतलब एक चीज नहीं है उसमें, एक अधिकार नहीं है उसमें, आपको 300 अधिकार मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग वर्डिंग में बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो फंडामेंटल मतलब ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के लाइफ, मतलब किसी व्यक्ति को जीने के लिए जरूरी हो, किसी की बेसिक आवश्यकताओं, ठीक है, मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी हो, तो उसको फंडामेंटल राइट बोलेंगे। आप बोलोगे ये मेनली होता है, ये फंडामेंटल राइट है। अब सुनो, ये फंडामेंटल राइट वाइट नहीं है, ना ही ऐसे स्टेटमेंट आएंगे। ऐसे में 1 करोड़ स्टेटमेंट बना दूंगा। कैसे बनाऊंगा मैं बोलूंगा फंडामेंटल राइट्स वह है जो किसी व्यक्ति के जीने के लिए बहुत आवश्यक है। फिर मैं बोलूंगा फंडामेंटल राइट्स वह है जिस जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य रहने, स्वास्थ्य पूर्वक अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीने के लिए आवश्यक है। फिर मतलब मैं 1000 चीजें बना सकता हूं। तो ये फंडामेंटल राइट तो हो गई नहीं, ऐसी तो इसकी परिभाषा खत्म ही नहीं होगी। जो मैं परिभाषा बताना चाह रहा हूं, ध्यान दो, अगर स्टेटमेंट बना के कितने भी स्टेटमेंट आ जाए, अगर वही स्टेटमेंट रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ वही सही होगा। वो क्या होगा? ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है इच्छा मृत्यु का अधिकार, यूथनेसिया, बताएंगे उस पे आएंगे तो। ठीक है। तो बच्चे क्या है, सिर्फ फंडामेंटल राइट वो है। अब देखो, मैं एफ आर लिखूंगा तो इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि ये फंडामेंटल राइट की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चे फंडामेंटल राइट क्या है? सिर्फ वही है जो मैं यहां लिख रहा हूं। फंडामेंटल राइट क्या है? वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट क्या है? देखो, फंडामेंटल राइट इतने डिटेल में पढ़ेंगे ना कि कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। उसका रीजन भी है बच्चे। रीजन ये है ना
कि आपसे आपके यूपीएससी का एग्जाम है, मतलब किसी भी एग्जाम में, चाहे वो सीडीएस हो, सीएफए, मतलब कोई भी एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो, तो उसमें आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं पूछते। आर्टिकल से बहुत छोटे से क्वेश्चन, बहुत थोड़े से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसमें एप्लीकेबिलिटी पे इसके क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से ये एप्लीकेबल होता है। जनरली गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आया? तो फंडामेंटल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट क्या है? ये है फंडामेंटल राइट, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट सिर्फ ये है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं सिर्फ यही है फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में अवेलेबल, ऐसे अधिकार जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उपलब्ध है। दूसरी बात, मेन तो ये है फंडामेंटल राइट क्या, कि जिसका मतलब ऐसा कोई भी अधिकार जिसका ब्रीच होने पर, जिसका हनन होने पर, ठीक है, आप सीधे आर्टिकल 32 के अंदर कहा जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बात समझ में आया? एक बच्चा बोल रहा है आर्टिकल 12 से 35 तक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट क्या है कि ऐसे अधिकार भारतीय संविधान में उल्लिखित, पहली बात भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग बताना, मतलब ऐसा कोई भी अधिकार नहीं मैं बोल दूं कि डिग्निफाइड लाइफ, शिक्षा का अधिकार, ये अधिकार वो अधिकार, छोड़ो सब, कोई अधिकार नहीं। फंडामेंटल राइट सिर्फ वही है जिसका हनन होने पर आप आर्टिकल 32 के अंदर सीधा का सीधा कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, वही फंडामेंटल राइट है और कुछ नहीं। तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड कहां है? आर्टिकल 32 में। अब आप कुछ बच्चे पूछेंगे आर्टिकल 226 क्या है, उसके अंदर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, वो फंडामेंटल राइट के लिए अकेले नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देता है कौन? आर्टिकल 32। ये बताओ, जो मैं बातें बता रहा हूं ये किसी के ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रही है, मतलब ऐसा तो नहीं कि आप पहली बार फंडामेंटल राइट सुन रहे हो। ऐसा कोई बच्चा है जिसको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो पूछ लो, स्टार्टिंग है, ठीक है, फिर इसके बाद पढ़ा के आराम से पूछेंगे। यहां तक कुछ पूछना है किसी को? फंडामेंटल राइट क्या है, समझ में आया? फंडामेंटल राइट मैंने आपको बताया कि क्या है, ये सिंपल सी चीज, कि मतलब जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है। So tell me one thing, as you have also heard and seen that ask this here for the parents, so they do not have these rights because the land belongs to the parents, so it does not। बेटा सुनो, पहले पहली बात तो कुछ, एक बच्चा पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले सुनो। कह रहा है कि सर एक चीज बता दो, जैसे जो हमारे पेरेंट्स का प्रॉपर्टी होता है, जो हमारे पेरेंट्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो हमारे पेरेंट्स का प्रॉपर्टी होता है तो उस पर हमारा राइट कैसे होता है? ठीक है, वो हेरिडेटरी राइट्स हैं, ठीक है, वो हेरिडेटरी राइट्स है, उसके लिए आपको लैंड लॉ पता है। मतलब मैं आप उस चीजों में घुसना ही नहीं चाहता। जब आप देखते होंगे जैसे स्पेशली जो सिविल राइट्स हैं, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, ये सारी सिविल प्रोसीजर्स कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, मतलब अभी तो नाम चेंज हो गया, लेकिन ये सारी जो चीजें हैं ना, जब आप देखोगे तो क्रिमिनल लॉ है वो बहुत ज्यादा, मतलब आपको लग रहा हो क्रिमिनल लॉ ऐसा मतलब बिल्कुल एक्टर की तरह आता है, जज साहब ये, जज साहब वो, वकील करते हुए आता है, उसकी बहुत ज्यादा पूछोगी। मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ ना तो आप 15 दिन के पढ़ के बन सकते हो, लेकिन जो सिविल लॉ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो बहुत सारे लैंड लॉज हैं, तो वो हेरिडेटरी राइट में आता है। राइट्स सिर्फ फंडामेंटल नहीं होते, राइट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो पेरेंट्स की, मतलब जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है तो वो हेरिडेटरी राइट्स में आएगी, तो आप उस पर अभी टेंशन मत लो, जो आएगा एग्जाम में पहले वो देखो, आगे चीजें बताऊंगा मैं। सुनो, रिट 5 प्रकार के होते हैं, वो इश्यू करता है, वो एक अलग डिफरेंट पॉइंट है, वो जब आर्टिकल 32 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी आर्टिकल 32 पढ़ा नहीं रहा हूं। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आर्टिकल 32 के अंदर प्रोटेक्टेड है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट की 4 क्लास लगवाई है, पता है ना सबको, तो आराम से सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, और 4 क्लास ऐसे फालतू बकवास के लिए नहीं लगवाई, अच्छे से पढ़ो, एक एक चीज समझ में आ जानी चाहिए। एक भी क्वेश्चन हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक एक क्वेश्चन, मतलब फंडामेंटल राइट से बोल रहा हूँ, और फंडामेंटल राइट से 3 से 4 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से पूछे जाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब सुनो, देखो, अब आप सुन लो, सबसे बड़ी बात यह है कि जो फंडामेंटल राइट होता है बेटा, ठीक है, चलो मैं बताऊंगा आगे, लेकिन जब आप राइट्स के बारे में सुन रहे हो तो कुछ राइट्स के बारे में और जान लो, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप जान ही, मतलब आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पाए तो बिल्कुल लोड नहीं देना है, ठीक है। देखो, राइट्स मैंने आपको बताया कि क्या होता है, क्लेम होता है, दावा होता है, वो राइट्स होता है। अब आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स को पता है, राइट्स कहां दिए गए हैं, वो सब भूल जाओ, जो संविधान में दिया गया है। अच्छा ये बताओ,
चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, मारना, ये करना, वो करना, बस सारे उल्टे सीधे काम करना क्या संविधान में दिया गया है? फिर भी लोग करते हैं ना। बात समझ रहे हो मेरी? तो मैं आपको राइट्स पढ़ा रहा हूं, मतलब पढ़ाना एक चीज अलग है, एप्लीकेबिलिटी उसकी अलग है। तो मैं राइट्स पढ़ा रहा हूं। अब राइट्स में कई प्रकार के राइट्स हैं, जैसे लीगल राइट्स आप पढ़ोगे, पॉलिटिकल एंड सिविक राइट्स भी हैं, फंडामेंटल राइट्स है, तो संविधान में वर्णित है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो संविधान में वर्णित नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है, तो उसको समझो। तो राइट्स मैंने बता दिया। अब राइट्स तो संविधान में दिया नहीं गया है, ठीक है, ऐसा अलग से राइट्स तो दिया नहीं गया है कि राइट्स क्या होता है। मैं आपको बताऊं, राइट्स वो होता है, आपका क्लेम होता है, आप बोलते हो इस पे मेरा राइट्स है, ये पेन जो है ये मेरी है, तो इस पे आपका राइट्स है, अगर है तो ठीक है। तो वैसे डिफरेंट टाइप्स के राइट्स होते हैं। अब सुनो, बहुत सारे राइट्स, देखो इसको हिंदी में भी कर लेते हैं, मतलब बहुत सिंपल है, हिंदी इंग्लिश ऐसा टेंशन मत लेना। आपको जो नहीं समझ में आएगा ना, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, आप तुरंत पूछो हिंदी। सुनो, तो मैं बोल रहा हूँ नेचुरल राइट्स है। देखो राइट्स कई प्रकार के होते हैं, अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स के राइट्स होते हैं, जैसे नेचुरल राइट्स होता है। अब नेचुरल राइट्स क्या होता है? नेचुरल राइट्स, अब मैं वापस से जॉन लॉक रूसों में नहीं जाऊंगा, बट ये समझो जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। अगर जॉन लॉक की माने, कुछ याद नहीं करना है, कोई जॉन वॉन लॉक वॉक नहीं याद करना है, मैं सिर्फ बता रहा हूं। अगर जॉन लॉक की माने तो ये मान के चलो कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, तीन राइट। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, कुछ याद नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूं। आप सिर्फ इतना याद कर लो, जो हमें नेचर द्वारा, जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकार होते हैं। किसके द्वारा बेटा? जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकार है, वो क्या है? वो प्राकृतिक अधिकार है, बस इतना मान लो। अब आपको नहीं समझ आ रहा है प्रकृति द्वारा क्या प्राप्त है, तो भूल लो, छोड़ दो, खत्म करो उसको। अरे प्रॉपर्टी प्राप्त है ना प्रकृति द्वारा, जो हेरिडेटरी आप बोलते हो, आप बोलोगे नहीं पेरेंट्स का है, अरे पेरेंट्स का भले ही, मतलब जन्म लेने के कारण प्रकृति द्वारा आपको प्राप्त है ना। आपकी लाइफ, जीवन जीने का अधिकार, जो जीवन जीने का अधिकार है, भले वो फंडामेंटल राइट है, बट वो प्राकृतिक अधिकार भी तो है। क्या प्राकृतिक अधिकार गवर्नमेंट ने बना के दे दिया था? जीवन जीने का अधिकार क्या भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था कि आपको जीवन जीने का अधिकार, आज से आप जिंदा हो जाओगे? ऐसा तो है नहीं बच्चे। तो जीवन जीने का अधिकार जैसे हो गया, मतलब राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार। आप तो स्वतंत्र ही पैदा हुए थे ना। ये जो राज्य है ये तो आपको लिमिट करते हैं, मतलब लिबर्टी तो भगवान ने ही दी थी, ये तो लिमिट करते हैं, ये तो कानून बनाते हैं हमें रोकने के लिए। बात समझ में आई? थोड़ा सोचोगे तब समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना सुनो कि जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं वो भगवान द्वारा, मतलब वो प्रकृति द्वारा, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में हम भगवान बोलते हैं प्रकृति को, तो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त है। जो प्रकृति द्वारा प्राप्त अधिकार है उसको प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं, एकदम सिंपल है। अब देखो मानवाधिकार, मानवाधिकार कुछ नहीं होता, मनुष्य होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमें जो अधिकार प्राप्त है, मनुष्य होने के नाते हमें जो अधिकार प्राप्त है उसको क्या बोलेंगे? मानवाधिकार बोलेंगे, बस। अब आप बोलोगे मनुष्य होने के नाते क्या गुरुजी से पहले हम जानवर थे, वो छोड़ दो। आपने बीइंग ह्यूमन सुना होगा ना, ह्यूमन बीइंग से बीइंग ह्यूमन, ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर मैं अरिस्टोटल से समझाना स्टार्ट करूं तो बोलता है कि पहले मनुष्य, जो मनुष्य होता है, आपने सुना होगा ना, वो बोलता है कि मनुष्य से पहले राज्य आ गया, राज्य का जन्म मनुष्य से पहले हुआ, ठीक है, वो डिबेट में नहीं जाते हैं। आप ये समझो कि जो मनुष्य होने के नाते जो अधिकार हमें प्राप्त है, मनुष्य होने के नाते कैसे? देखो कुछ लोग मनुष्य, मतलब मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं होते, वही होते हैं ह्यूमन, उनको बोलते हैं ह्यूमन बीइंग। और एक होते हैं बीइंग ह्यूमन, जो ह्यूमन हो चुके हैं। ह्यूमन हो चुके हैं मतलब फिर वो सबके बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ फैमिली के लिए, सिर्फ गांव के लिए, सिर्फ अपने मोहल्ले के लिए, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, सिर्फ अपने कंट्री के लिए भी नहीं सोचते। वो कॉस्मोपॉलिटन हो जाते हैं, मतलब वो हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। समझ में आया? तो उसको बोलते हैं, वो होता है क्या? वो होता है बीइंग ह्यूमन, वो ह्यूमन हो चुका है, ठीक है, उसमें नहीं जाना। आप ये समझो सिंपल, प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। मानव अधिकार वो होते हैं जो हमें मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं। मतलब चलो इजराइल है, ध्यान से सुनना, इजराइल है, ये यूक्रेन में रसिया आक्रमण करे और उससे मनुष्य मारे जाए, तो बताओ ये मनुष्यता है? ये तो मनुष्यता है नहीं। मनुष्य होकर मनुष्य को मार रहे तो मनुष्यता है नहीं है। तभी तो आप देखते हो कि डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें। सुनाया ध्यान से बच्चे। कानूनी अधिकार क्या होता है? एकदम सिंपल है, कानूनी अधिकार वो होता है, मान लो ऐसा कोई अधिकार है, ऐसा कोई अधिकार है जिसका किसी ने वायलेशन किया, वायलेशन मतलब किसी ने उल्लंघन किया। मान लो मेरा कोई अधिकार है, जैसे मान लो ये पेन मेरा छोड़ दो आपका है, मान लो ये पेन आपका है, तो आपका ये अधिकार है ये पेन लेने का, और मैं इससे आप, मतलब ये पेन जो है मैं छीन लूं, ठीक है,
तो ये मैं छीन लूं तो बताओ मेरा तो अधिकार है नहीं, तो मैंने इसको वायलेट किया, आपके अधिकार का हनन किया। और इसके लिए अगर कोई कानून बना है, मतलब कानून द्वारा ऐसा बना के ये बता दिए, देखो ये पेन ऐसे ही पड़ा है, कोई कानून नहीं तो कोई भी ले, फिर जो जीतेगा वही सिकंदर, सुना ही होगा आपने। लेकिन कानून बना के, मान लो ये कोई पेन है और कानूनन ये आपका है और ये कानून पे लिखा गया है, तो ऐसे अधिकार जिनके लिए कोई कानून हो उसको बोलते हैं लीगल राइट। समझ में आया? तो लीगल राइट क्या होता है? जिसके लिए कोई अधिनियम हो। अब वो कोई भी बनाए, वो विधानसभा द्वारा बनाया गया हो, वो संसद द्वारा बनाया गया हो, किसी द्वारा, चाहे वो एग्जीक्यूटिव द्वारा ही क्यों बनाया हो, अगर कोई कानून बना है और उसके द्वारा आपको कोई अधिकार मिले हैं तो वो होता है कानूनी अधिकार। एकदम सिंपल। बच्चे संवैधानिक अधिकार, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, बच्चे संवैधानिक अधिकार वो होते हैं जिसका उल्लेख संविधान में हुआ है। अब बताओ फंडामेंटल राइट संवैधानिक अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि जैसे प्राकृतिक अधिकार मैंने आपको बता दिया, प्राकृतिक अधिकार जैसे राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 में पढ़ाऊंगा, तो ये भी फंडामेंटल राइट है, तो ओवरलैप होगा। मैंने फिर बताया कि ऐसा नहीं है कि जो चीज ए होगी वो चीज बी नहीं हो सकती। ये क्या है? ये सोशल साइंस है, ये पॉलिटिकल साइंस है, तो यहां पे चीजें ओवरलैप करेंगे, टेंशन मत लेना। अब सुनो, तो संवैधानिक अधिकार एकदम सिंपल है बच्चे। संवैधानिक अधिकार वो है जिसका वर्णन संविधान में हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपके लीगल राइट भी आएंगे, जैसे आर्टिकल 300 ए आएगा, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें वोट देने का अधिकार भी आएगा। ठीक है, आर्टिकल 324, 25, 26 पढ़ोगे आप। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा आराम से इलेक्शन कमीशन के बारे में, बाकी चीजें। एक बच्चा पूछ रहा है रिजर्वेशन लीगल राइट है कि नहीं। रुको रुको 2 मिनट रुक जाओ, बता रहा हूं। बच्चे सुनो, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, देखो दोनों अलग अलग होते हैं। नागरिक अधिकार ये होता है जैसे नागरिक होने के नाते, पहली बात तो नागरिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि नागरिक होने के नाते आपको जो अधिकार मिले। सुनो, सबसे पहले आप सिंपली सुन दो, प्रकृति द्वारा प्राप्त जो अधिकार होते हैं प्राकृतिक अधिकार हो गए। मानव होने के मतलब मनुष्य होने के नाते जो हमें अधिकार प्राप्त है वो मानव अधिकार हो गए। कानून द्वारा जो हमें प्राप्त अधिकार है वो कानूनी अधिकार हो गए बच्चे। संविधान में उल्लिखित जितने भी अधिकार हो गए वो संवैधानिक अधिकार हो गए। ठीक है, फंडामेंटल राइट तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही। फंडामेंटल राइट मैंने आपको बता दिया, फंडामेंटल राइट क्या है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है और जिसका संरक्षण आर्टिकल 32 मतलब भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 द्वारा किया गया है, वो क्या है, वो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, अब नागरिक अधिकार, नागरिक अधिकार का मतलब ये नहीं कि नागरिकों को प्राप्त, नागरिक देखो, नागरिक अधिकार मतलब सिविक, सिविक मतलब सिविलाइज्ड, सभ्य होने के कारण हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसको सिविक अधिकार बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। ठीक है, और राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार बच्चे जैसे वोट देने का अधिकार इसमें दिया गया है ना, तो राजनीतिक अधिकार इलेक्शन लड़ने का अधिकार आपको है, वोट देने का अधिकार है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, राजनीतिक, मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो क्या है, वो राजनीतिक अधिकार है। समझ में आया? एक बच्चा इसमें पूछ रहा है कि जो रिजर्वेशन है क्या वो लीगल राइट है। बच्चे उसके लिए कोई कानून बना है, कोई एक्ट बना है, रिजर्वेशन बना है, तो ठीक है, तो वो क्या है, लीगल राइट है। क्या आप पूछोगे जो रिजर्वेशन है, चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि जो, मेरी बात ध्यान से, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है कि नहीं है, बताओ। आर्टिकल 15 और 16 में कुछ रिजर्वेशन के बारे में कुछ बोला गया है, तो बताओ, फटाफट कमेंट करो। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं, फटाफट कमेंट करो, बताओ कि जो रिजर्वेशन है बच्चे, तो रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है कि नहीं, फटाफट बताओ कमेंट करके। ठीक है, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है कि नहीं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सारे बच्चे है है, यस यस यस, सारे बच्चे है बोल रहे। फंडामेंटल राइट नहीं है एक बच्चा बोल रहा है, अच्छा जी। एक बच्चा बोल रहा है, मतलब 2-3 बच्चे बोल रहे हैं नो सर, बाकी सारे बोल रहे हैं यस सर। एक बच्चा तो आर्टिकल का नाम भी दे दिया, आर्टिकल 15 क्लॉज 6, 16 क्लॉज 6, यस फंडामेंटल राइट है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं यस फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब रिजर्वेशन की सुनो, पहले उसमें रिजर्वेशन की लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज स्लो, इसी में लिए मैं बोलता हूँ कि जो संविधान में लिखा गया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक बच्चा बोल रहा था बेयर एक्ट पढ़ लूंगा, अरे बेयर एक्ट आप पढ़ोगे तो मैं क्या करूंगा, मुझे पढ़ने दो बेयर एक्ट। बेयर एक्ट मत पढ़ो, जो पढ़ा रहा हूँ बस वही उतना पढ़ो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ऐसे एग्जाम में यस 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 करके आओगे क्योंकि फंडामेंटल राइट में दिया गया है, बोलोगे भाग 3 में उल्लिखित है तो फिर तो है, अरे नहीं है। जो रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन मूल अधिकार नहीं है, ध्यान से सुनो। अब पूछो क्यों नहीं है, लैंग्वेज दिखाऊंगा मैं आर्टिकल की।
आर्टिकल में लिखा गया है, जैसे मान लो कि 15 क्लॉज 4 है, तो उसमें लिखा है नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन इन द वेलफेयर ऑफ वीमेन, ठीक है, सॉरी वीमेन का तो 15 क्लॉज 3 में है, इन द वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एंड SC ST। सुनो क्या लिखा गया है, नथिंग शैल कैन प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, ठीक है, इन द वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एंड SC एंड ST। अब सुनो ध्यान से मेरी बात सुन लो, उसमें लिखा है कि राज्य को, मतलब इन आर्टिकल्स में, मतलब 15 और 16 में जो भी चीज है, इसमें जो भी चीज है, अब उसमें बताऊंगा मैं आपको, एक पे 5 चीजों के अनुसार, एक पे 7 चीजों के अनुसार कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। 15-16 में बहुत डिफरेंस है, आपको पता नहीं होगा, बताऊंगा आगे समझा के। तो बच्चे उसमें ये बोला गया है कि स्टेट को, अगर स्टेट रिजर्वेशन के लिए बनाता है, मतलब कोई प्रावधान बनाता है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए, SC ST के लिए, किसी के लिए भी अगर स्टेट कोई प्रावधान बनाता है, तो इसमें से कोई भी अनुच्छेद उसको रोकेगा नहीं। बताओ ये आपका अधिकार है? अरे अधिकार नहीं है, इसमें स्टेट को बोला गया अगर वो बनाएगा, वो ऐसा करेगा तो उसको रोका नहीं जाएगा। ये नहीं बोला गया है कि स्टेट विल प्रोवाइड नहीं, उसमें बोला गया नथिंग शैल इन दिस आर्टिकल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन, ठीक है, इन द वेलफेयर ऑफ सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, इस तरीके से बोला गया। तो फंडामेंटल राइट नहीं है, उसकी लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हो, फिर इतनी गलतियां क्यों हो रही है? हर चीज ध्यान से पढ़ना है। फंडामेंटल देखो, रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप बोलोगे, अब एक बच्चे ने तो बता दिया 15 क्लॉज 6 16 क्लॉज 6 में दिया गया है। अरे 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 में EWS का दिया गया है, बाकी में भी दिया गया है। 15 क्लॉज 3 में दिया गया है वुमेन के लिए, ठीक है, 15 क्लॉज 4 में दिया गया है, ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए। तो मैं वही बता रहा हूं बच्चे, इसलिए हर चीज ध्यान से पढ़ेंगे। छोड़ो वो खत्म करते हैं, अब जब चलेंगे तब देखेंगे। एक बच्चे का नेट नहीं चल रहा है, बच्चे क्लास बाद में देखना, थोड़ा सा मतलब मैनेज किया करो आप लोग क्लास के टाइम पे। तो ये पढ़ाया बच्चे, तो सबको समझ में आया फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन, समझ में आया? दोबारा गलती मत करना, ठीक है? हाँ, और सुन लो, मैं जो पढ़ा रहा हूं बस वही सही है। तुम किसी भी किताब, मैं आपको बता रहा हूं बच्चे ध्यान से सुनो, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, मैं लक्ष्मीकांत की बुक में आपको बहुत गलती दिखा दूंगा, बहुत सारी गलती। ये जो एडिशन आया मेरे ख्याल से इनका 6-7 एडिशन आया, इसमें फिर भी सही है। इतनी गलती है कि पूछो मत, मैं किताब बंद कर दिया, मतलब जब मैं मेरे टाइम पे पढ़ता था ना, किताब बंद कर देता, छोड़ो, मतलब पढ़ने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, लेकिन आप मत पढ़ो उसको, ठीक है? तो जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही सही है, इस बात का ध्यान रखना। और जब आपको भरोसा है तभी पढ़ो, नहीं तो मतलब फिर आप खुद ही ज्ञान के भंडार हैं, तो फिर क्या ही आवश्यकता है? तो फंडामेंटल राइट क्या है, इसलिए मैं बोल रहा हूं फंडामेंटल राइट क्या है। मैं आपको बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान दे सकता हूं, फंडामेंटल राइट ये है, वो है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल राइट बस ये क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है? अनुच्छेद 32 द्वारा गारंटीकृत अधिकार जो न्यायोचित है, न्यायोचित मतलब जो जस्टिसिएबल है, न्यायालय में जिसके लिए जाया जा सकता है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ये मौलिक अधिकार है, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है। ये कहां है? भारतीय संविधान के भाग 3 में। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं। सोर्सेस क्या है? बहुत सारे सोर्सेस हैं, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, जैसे आप देख लो, नेहरू रिपोर्ट है, रिजोल्यूशन 1936 कराची सेशन, किसके सोर्सेस? सोर्सेस कुछ नहीं है, कहीं कोई सोर्स नहीं है। मोटिवेशन है, मोटिवेशन समझते हो? जैसे मैं आपको मोटिवेट कर दूं, सॉल्व हो जाएगा बच्चे, आप बस पढ़ो, सब चीज सॉल्व हो जाएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तो मैं बोल रहा हूं कि ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब, मोटिवेशन समझ रहे हो? मान लो कि आप इस क्लास को देखो और इस क्लास को देखकर आप मोटिवेट हो कि कुछ कोई दूसरा काम करो, तो ये क्या है? मोटिवेशन है। क्या? नेहरू रिपोर्ट हो गया, रिजोल्यूशन 1936 कराची सेशन का हो गया। उसके बाद अब देखो, मेन तो ये है, मेन मोटिवेशन क्या है? बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिकी संविधान में है, तो मेन ये है। और मैग्ना कार्टा भी बोल सकते हो कुछ हद तक, 1215 में मैग्ना कार्टा में डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा। तो समझ गए फंडामेंटल राइट्स का जो मोटिवेशन है वो क्या है? नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है, 1936 का कराची रिजोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद बिल ऑफ राइट्स है। आप मैग्ना कार्टा भी बोल सकते हो। क्या है? मैग्ना कार्टा जो 1215 में, ठीक है।
अब सुनो, अब सुनो, स्टार्टिंग में देखो बहुत सारे बच्चों को फंडामेंटल राइट्स याद होंगे, नहीं याद होंगे तो कोई बात नहीं, मैं याद कराऊंगा, क्लास के साथ साथ याद हो जाएंगे। अब सुनो, टोटल कितने राइट्स थे स्टार्टिंग में, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स थे? टोटल 7 थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, और अभी बचे कितने हैं? ठीक है, उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है बेटा, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ज्यादातर बुरे काम जो किए गए थे वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किए गए थे, बट राइट टू प्रॉपर्टी जो हटाया गया था ना, वो 44th से हटाया गया था, याद रखना। तो स्टार्टिंग में कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे, फिर राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिए गए तो टोटल 6 बचे हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, फिर राइट टू फ्रीडम आपको बताऊंगा। ठीक है, 19 से 22, फिर 23 से 24 में आपको बताऊंगा क्या, देखो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फिर 25 से 28 क्या है? राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है बच्चे कितना, 29 से 30। और जो मैं बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, देखो इन सारे अधिकार का कोई मतलब नहीं है, ध्यान से सुनो, आपको मैं बोल दूं कि जाओ मैं आपको एक अधिकार देता हूं, आप ना पूरी दुनिया में आग लगा दो, मतलब मजाक कर रहा हूं बच्चे, मैं कह रहा हूं मान लो चलो मैं आपको कोई अधिकार देता हूं, चलो मैं आपको सेकंड लेफ्टिनेंट इमीडिएटली बना देता हूं, अभी बना देता हूं, ये अधिकार तो मैंने दे दिए, मुंह से बोलने से तो पहली बात तो अधिकार नहीं हो गया। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे ये है, ध्यान से सुनो, कि अगर मान लो ये सारे अधिकार मिल गए हमें, राइट टू इक्वालिटी मिल गई, राइट टू फ्रीडम मिल गया, ठीक है, अब इसमें उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मिल गया, ठीक है, 23 से 24 मिल गया, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिल गया, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स मिल गए, तो ये सारे राइट्स मिल गए, लेकिन अच्छा ये बताओ अगर इसका हनन होगा, हमारे अधिकार का हनन होगा, तो फिर रक्षा कौन करेगा हमारी? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो राइट्स कौन सा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स है, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 32 है, कि मतलब अगर हमारा फंडामेंटल राइट थोड़ा भी ब्रीच हुआ, मतलब हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ तो क्या होगा बताओ? सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं रुकेंगे हम, सीधा सुप्रीम कोर्ट भागेंगे। एक क्वेश्चन पूछ लूं, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मान लो आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है, आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो बहुत सारे बच्चों को यह पता होगा कि आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिट जारी करते हैं और मतलब फिर अपने अपने तरीके से अलग से काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगा 5 टाइप की रिट्स। अब आप बताओ आपके पास ज्यादा राइट्स कहां होंगे, आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226? फिर से मैं ट्रैप कर रहा हूं, ठीक है, फिर से मैं आपको ट्रैप कर रहा हूं। बच्चा कह रहा है कि आर्टिकल 31 कहां गया, बता रहा हूं आर्टिकल 31, पहले 14, 15, 16, 17, 18 तो बताने दो। ये बताओ पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो बताओ आपके पास ज्यादा राइट्स कहां होंगे, आर्टिकल 32 के अंतर्गत या आर्टिकल 226 के अंतर्गत? मैं ट्रैप कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना, मुझे पता है कि क्या क्वेश्चन चलते हैं मार्केट में, इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूं। ठीक है, बताओ, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है, अब बच्चे तो इसमें तो 35 तक है, आर्टिकल 32 बहुत से, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आर्टिकल 226, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 32। ठीक है, आर्टिकल 226, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, गुड 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 गुड, 32 32 32। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जो आर्टिकल 226 जिन्होंने रिप्लाई किया होगा ना, उन्होंने पढ़ा अच्छा है लेकिन गलती अच्छी सी की है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चे बहुत प्यार से मेरी बात समझना, आपने खूब पढ़ा होगा, आपने बहुत अच्छी, अगर यही स्टेटमेंट आ जाए तो गलत करके आओगे कि नहीं बताओ? आर्टिकल 32 होगा, आर्टिकल 226 नहीं होगा। आप बोलोगे गुरुजी पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो, मैंने कुछ और नहीं पढ़ा था, आपने सही पढ़ा था। आपने ये पढ़ा था कि जो रिट जारी करने का दायरा है वो हाई कोर्ट का ज्यादा है, मतलब मूल अधिकार छोड़ो, मान लो कुछ भी हो जाए आपको, चलो यहाँ उंगली में चोट लग गई, उसके लिए भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हाँ हाँ सही कह रहा हूं मैं, क्यों मजाक कर रहे हो? ठीक है, बच्चे ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के मामले में रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट हो, मतलब फंडामेंटल राइट के मामले में भी और अन्य मामले में भी रिट जारी कर सकता है। लेकिन बच्चे मेरा प्रश्न सुने आप, दायरा तो हाई कोर्ट का बड़ा हो गया, मैं मानता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं मूल अधिकार का हनन हुआ है। किसका हनन हुआ है? मूल अधिकार का, और मेरे पास चांस जाने का है सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास अधिकार, ज्यादा अधिकार होगा, पूछो क्यों? आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, उसको सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, और आर्टिकल 226 कोई फंडामेंटल राइट वाइट नहीं है, वो सिर्फ आर्टिकल 226, ठीक है, उसका रिट जुरिस्डिक्शन है, जिसके तहत
आप हाईकोर्ट जा सकते हो। तो ज्यादा अधिकार आपके पास कहां होंगे? आपके पास ज्यादा अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत होंगे। अगर मैं ये पूछता ज्यूरिसडिक्शन किसका ज्यादा बड़ा है, कौन ज्यादा मामलों पे, मतलब कौन ज्यादा मामलों पर रिट जारी कर सकता है, ठीक है, तो वो हाई कोर्ट है। वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। इसलिए कंफ्यूज मत होना, छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो। बच्चा बोल रहा है कि दायरा तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा होता है। बच्चे, दायरा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा होता है, हाई कोर्ट का सिर्फ जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसी हाई कोर्ट का होता है। लेकिन बच्चे, दायरा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा होता है, रिट जारी करने का दायरा नहीं। सुप्रीम कोर्ट रिट्स किस पे जारी कर सकता है? सिर्फ फंडामेंटल राइट पे। किस पे? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट टोटल 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। समझ में आया पहला पॉइंट? ठीक है। अब बच्चे सुनो, अब मैं जो दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। जो हाई कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट का दायरा बड़ा नहीं होता। मतलब हाई कोर्ट का दायरा तो सिर्फ स्टेट तक होता है। ये तो पूरा ही मतलब पूरा, मैं यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया लिख रहा हूं, ठीक है, पूरे भारत पे इसका क्षेत्र होता है। ये नहीं कह रहा हूं मैं दायरा ये कह रहा हूं कि इसका दायरा सिर्फ फंडामेंटल राइट तक सीमित नहीं होता। सुप्रीम हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ किस पे रिट जारी कर सकती है? सिर्फ फंडामेंटल राइट पे। हाई कोर्ट किस पे कर सकता है? फंडामेंटल राइट्स पे या अन्य मामलों पे। अब अन्य मामले कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो लीगल राइट्स हो, कोई राइट्स, भगवान जाने कौन कौन से राइट्स हैं। एक बच्चा पूछ रहा है RIT क्या होता है? ठीक है, भूल जाओ, अभी RIT नहीं होता, RTI होता है। RIT कुछ होता होगा तो मुझे नहीं पता। सुनो, ठीक है, समझ में आया? तो अब ये बड़ा सुंदर सा मैंने बना दिया। मैंने कहा बच्चे चलो ठीक है, याद कर लेंगे। ये बच्चा बोल रहा है सर इंग्लिश बोलो। अरे इंग्लिश, और कितनी इंग्लिश बोले, इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं आती मुझे। ठीक है, हाँ, पहले मैं बचपन में फ्लोरिडा में ही पढ़ा था। आपको तो मुझे देख के याद आ ही गया होगा। तो बच्चे कितने राइट्स हैं अभी? टोटल 6 राइट्स बचे हैं। मतलब 6 कैटेगरीज हैं, 6 राइट्स नहीं है, 6 कैटेगरीज ऑफ राइट है फंडामेंटल राइट्स में। हाँ बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है दायरा मत बोलो, पावर बोलो। हाँ ठीक है, वही बोलेंगे। खुश? तो ये समझ में आया? ये तो मैंने बच्चे आपको समझा ही दिया। तो आर्टिकल 14 से 18 देखो, सिंपली ये तो याद हो ही जाएगा। इसको याद करना है नहीं करना है? RIT नहीं सर, अच्छा रिट, WRIT लिखो ना फिर उसको। अच्छा ठीक है। बच्चे सुनो, अब ये 6 कैटेगरी मैंने आपको बताई ही है। तो ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट कैटेगरीज में याद रखना कि आर्टिकल, देखो ध्यान से, आर्टिकल 14 से 18 तक अगर देखा जाए तो क्या होता है? राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद राइट टू फ्रीडम आता है 1922 तक। 19 से 22 तक, 1900 बोल दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या बेटा? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24। फिर राइट क्या? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आएगा आपका 25 से 28। और उसके बाद आएगा बेटा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसमें आपको बताऊंगा मैं। इसमें माइनॉरिटीज के बारे में भी आर्टिकल 30 में बताया गया है, और 29 में बताया गया है कि मतलब वो जो माइनॉरिटी वही मेजोरिटी है, मैं बताऊंगा। फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये बताई गई है कहां कहां? आर्टिकल 32, ठीक है। और इसको बच्चे, ठीक है, सुनो, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है। देखो ये स्टेटमेंट मतलब बहुत ज्यादा फेमस है, अगर आ भी गया तो आप कर ही दोगे। उन्होंने क्या बोला है इसको? हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल, ठीक है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। हार्ट एंड सोल क्यों बोला गया? बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि यही तो एग्जीक्यूट करवाएगा। मान लो अगर कोई राइट अगर वायलेट होता है, ठीक है, तो वो करवाएगा। एक चीज और ध्यान रखना कि ये तो चलो ये आ गया तो कर लोगे। एक सिंपल सा डॉक्टर एस, मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने बोला है, इन्होंने क्या बोला है बच्चे कि जो फंडामेंटल राइट है, मैं FR जहां भी लिखूंगा पूरे के पूरे चैप्टर में, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि फंडामेंटल राइट्स आर, क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर क्या? प्लेज एंड
अ पैक्ट विद सिविलाइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने बोला है, ठीक है, कि ये क्या है, बिल्कुल एक पैक्ट है सिविलाइज वर्ड्स का। समझ आया? बट एजुकेशनल फील्ड्स में अभी रिजर्वेशन क्यों है? बच्चे रिजर्वेशन है, आप समझ नहीं रहे हो रिजर्वेशन। मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़े, एक बच्चे ने पूछा था कि क्या रिजर्वेशन लीगल राइट है? अरे बिल्कुल है, रिजर्वेशन बना के दिया है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये ध्यान रखना। जो प्रावधान बनेगा वो उसी के तहत बनेगा, जो रिजर्वेशन देना होगा वो उसी के तहत बनेगा, वो आर्टिकल्स में रहेगा। वो 15 सही बोल रहा है बच्चा कि 15 क्लॉज 6 में दिया गया है, 16 क्लॉज 6 में दिया गया है, 15 क्लॉज 4 में दिया है फंडामेंटल राइट्स, मतलब इन आर्टिकल्स में दिया गया है। बट आर्टिकल्स में लिखने का मतलब ये नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि भाग 3 के अंदर जो भी होगा, कुछ भी होगा, वो फंडामेंटल राइट होगा, ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन डे, हाँ बच्चे कल था ना 26 नवंबर, कल बच्चा बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे था। ठीक है, तो बच्चे ये मैंने आपको समझाई दिया कि समानता का अधिकार 14 से 18 आता है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 आएगा, फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23-24, और फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, फिर उसके बाद आपका आएगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आएगा 29-30 में, और फिर ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में आएगा। ठीक है, समझ में आया? अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। अब इसमें मैं कुछ साइलेंट फीचर बता रहा हूं, तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको ये आर्टिकल तो पहले ही बताए थे। चलो एक सिंपल सी बात बताओ, बिल्कुल बच्चे, हाँ सर फंडामेंटल राइट्स आर लीगल राइट्स में क्या डिफरेंस है? बच्चे सुनो, देखो फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स तो हैं बट वो लीगल, मतलब लीगल राइट्स नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा, जैसे आपको टाइटल्स का अबोलिशन पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, आर्टिकल 18 पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा मैं, ठीक है, उसके लिए कोई कानून वानून बना नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ऐसा कोई भी कानून जिसके लिए, मतलब ऐसा कोई भी अधिकार, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहता है? राइट टू प्रॉपर्टी ये कहता है, सिंपली ये कहता है कि आपका आपका जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको कोई छीन नहीं सकता, एक्सेप्ट, लेकिन लिखा गया है एक्सेप्ट, ठीक है, अथॉरिटी मे बाई लॉ, मतलब कि उसको कानून द्वारा स्टेट छीन सकता है, राज्य छीन सकता है। देखो आप एक दिन में, 1 घंटे की क्लास में, मतलब पहले ही दिन बहुत सारी चीजें नहीं सीख सकते, बहुत सारी चीजें मैं बोलूंगा ना, बहुत कम चीजें मैं बोलता हूँ, बहुत चीजें बोलूंगा, फैक्ट ज्यादा होगा तो फिर नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो मैं क्या ही बता रहा था आपको, तो लीगल राइट वो होता है बच्चे, देखो फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल राइट सिर्फ वो है जो संविधान, भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित है, बस इतना समझो आप, और कुछ नहीं है फंडामेंटल राइट। लीगल राइट, बहुत सारे फंडामेंटल राइट भी लीगल राइट है, कुछ फंडामेंटल राइट लीगल राइट नहीं है। लीगल राइट वो होता है जिसके लिए कोई कानून बना है, जिसके मतलब ऐसा ऐसा अधिकार जो कानून द्वारा संरक्षित है, उसको लीगल राइट बोलते हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना। गुरुजी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लीकेज है जिसकी वजह से क्रिमिनल्स भी इलेक्शन में आ जाते हैं? अब देखो बच्चे हमारे इमोशनल हो जाएंगे जब ये धीरे धीरे पढ़ेंगे ना संविधान, फिर ये बोलेंगे क्या ही है ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो देखो अभी आरटीआई वाईटीआई फाइल करने लग जाएंगे, कोई बच्चा हमारा सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच जाए, हमें यही डर है। चलो ठीक है, यहां देख लो साइलेंट फीचर्स, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए, मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, मतलब पिछली क्लासेस में मैं आपको बताऊं, अब मतलब बहुत सारी जनरली अथॉरिटेरियन टोटलिटेरियन के बारे में हम बताते नहीं है, मतलब ऐसे पढ़ाते पढ़ाते बोल देते हैं। और पिछली बार एग्जाम में आया ही था, सीडीएस के एग्जाम में आई थिंक आया था, या सीएपीएफ के एग्जाम में आया था, आई डोंट, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बताया था। तो जो चीजें मैं बताऊंगा ना वो भी एग्जाम से कहीं ना कहीं लिंक्ड है, ऐसा नहीं फालतू है। जो यहां लिखा गया है, जो यहां लिख के बता रहा हूं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। और जो मैं बोलता हूँ, समझाते टाइम बोलता हूँ, जो बड़ी बड़ी चीजें बताता हूँ, तो वो दिमाग में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो एग्जाम के टाइम पे तुरंत याद आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। 1 से 13 तक है या नहीं? एक बच्चा बोल रहा है फंडामेंटल राइट 1 से 13 तक है कि नहीं? हे प्रभु क्या करो, भगवान ना
मुझे उठा भी नहीं रहे हैं। अरे 1 से 13 तक फंडामेंटल राइट। अरे प्रभु माफ कर दो, कौन है ये बच्चा, इसको मैं पकड़ूंगा पक्का। कौन है? विश्वजीत। ठीक है। हाँ देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, साइलेंट फीचर क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर वैलिड अगेंस्ट आर्बिट्री एक्शन। आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था, जब तक क्वेश्चन पूछूंगा नहीं तब तक डाउट्स क्लियर होंगे नहीं। अब आप मुझे ये बताओ, मान लो आपका पड़ोसी है, आपका भाई बंधु है, कोई भी है, मान लो आपका पड़ोसी है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, वो आपका शोषण कर रहा है। चलो आपका शोषण कर रहा है, चलो शोषण छोड़ो, मान लो आपका कोई रिलीजन है, मान लो आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग दैट। तो आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, तो आपका जो रिलीजियस बिलीफ है उसको परफॉर्म ही नहीं करने दे रहा है, आपको प्रेयर नहीं करने दे रहा है, आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, तो बताओ आप कहां जाओगे? आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, कहां जाओगे? बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। समझ लिए? हाँ दे सकते हो, डिफेंस एग्जाम दे सकते हो, डिटेंशन में मतलब मेरी बात सुनो, अगर मान लो बहुत सारी चीजें होती है, मान लो किसी बच्चे को पुलिस ने डिटेन कर लिया, अब वो डर के मारे ये सोच रहा है कि उसके नाम पे एफआईआर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो वो कोई एग्जाम नहीं दे सकता। ये सब बकवास है, मैं बताऊंगा आपको, दे सकते हैं। हाँ बच्चे देखो, उसका आंसर दो फटाफट। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि मान लो आपका कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, आपका कोई शोषण कर रहा है, या मान लो आपका रिलीजियस बिलीफ, आपको कोई प्रार्थना नहीं करने दे रहा है, पूजा नहीं करने दे रहा है, आपका पड़ोसी बहुत दुष्ट है मान लो, तो आपको ऐसा करने नहीं दे रहा है, तो आप बताओ कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, कहां जाओगे अपना? और किस आर्टिकल के अंदर जाओगे? सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट लिख रहे हैं, एक बच्चे का आंसर हाई कोर्ट नहीं है, ध्यान दे लो सारे बच्चे। ठीक है, कुछ बच्चे तो ये देखो, अच्छा आर्टिकल 32 जाएंगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे अगर अपनी वाली, अच्छा ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कुछ बच्चे, मेरे ख्याल से एक बच्चा बोल रहा है पुलिस कंप्लेंट देगा और बच्चा नहीं। हाँ तो सुनो, सारे लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब सुप्रीम कोर्ट से वापस आ जाओ, चलो यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स स्टेट के अगेंस्ट है, लोगों के अगेंस्ट नहीं है, लोगों के विरुद्ध नहीं है। अरे अगर पड़ोसी परेशान करेगा तो पुलिस स्टेशन जाओगे। अरे क्यों नहीं समझते हो मेरी बात? यही इतना इतना ज्यादा, ठीक है, कहां जाओगे? पुलिस स्टेशन जाओगे, कोई 32-32 के अंतर्गत कहीं नहीं जाओगे। आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना। एक बच्चा बोल रहा है आर्टिकल 32 के अंतर्गत पुलिस स्टेशन जाएंगे, अरे पुलिस स्टेशन तो वैसे ही जाओगे, कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है तुम्हें। आर्टिकल के अंदर तब जाओगे, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे तो कोई डायरेक्टली जा नहीं सकता, इसलिए आर्टिकल के अंदर जाओगे। हाँ मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है बताओ? किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है। अब स्टेट कौन है? मतलब ज्यादातर चीजें सरकारी है, मैं आपको बता रहा हूं, बस आप ये समझो अभी तक स्टेट के अगेंस्ट है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, कोई डरने की जरूरत नहीं, स्टेट क्या है मैं बताऊं। तो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के अगेंस्ट भी हैं, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के अगेंस्ट भी हैं। ठीक है, सुनो, देखो कुछ दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सिटीजन्स हैं, सिटीजन्स को तो सारे राइट्स प्राप्त हैं, लेकिन जो फॉरेनर्स हैं तो उनको कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है। तो फॉरेनर्स को कौन कौन से अधिकार प्राप्त नहीं है? 15, 16, 19, 29, 30। मैं इतनी बार बोलूंगा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 15, 16, 19 और 29, 30 ये आर्टिकल, मतलब ये जो राइट्स हैं, ये जो अधिकार है, मैं 15, 16 आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, मतलब दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो बहुत कम बच्चों को पता होगा। तो 15, 16, 19, 29, 30, मतलब ये तो आपको पता है कि क्या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। ठीक है, 19 आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और 15, 16 ये मतलब आपको यहाँ 5 चीजों के अकॉर्डिंग और यहाँ 7 चीजों के अकॉर्डिंग जो है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। लेकिन जो 15 है, बताऊंगा, व्यक्तियों के खिलाफ भी है। आगे देखो, द एग्रीव्ड कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ये मैंने आपको बताया ही है, तो ये आपको याद ही हो गया। तो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल है, मतलब ये जो राइट्स हैं ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। सिटीजन को तो सारे ही हैं, सिटीजन को तो जितने अधिकार हैं सारे ही अवेलेबल हैं, लेकिन फॉरेनर्स को नहीं है।
ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है जाना कहाँ है। अरे मेरे बच्चे, जाना तुम्हें पुलिस स्टेशन है। ठीक है, जाना पुलिस स्टेशन है। मतलब कोई व्यक्ति आपको परेशान कर दिया, कोई व्यक्ति आपको पकड़ के किडनैप कर लिया, तो व्यक्ति के खिलाफ नहीं, वो तो उसके लिए तो पुलिस स्टेशन जाओगे। राज्य परेशान करे, राज्य कौन होता है मैं आपको बताऊंगा। मान लो कोई सरकारी आदमी है, पुलिस ही आपको परेशान करने लगे, ठीक है, या मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट आके आपको परेशान करने लगे, स्टेट गवर्नमेंट आपको आके परेशान करने लगे, ये कोई भी सरकारी अथॉरिटी, कोई सरकारी अथॉरिटी आपको आके परेशान करने लगे, स्टेट बताऊंगा तब समझाऊंगा। तो कोई स्टेट, स्टेट मतलब जो गवर्नमेंटल हो, ठीक हो, जो गवर्नमेंटल हो, जो सरकारी हो, वो आपको परेशान करे, तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पूछो क्यों भाई, उसके खिलाफ आप कहां पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस वाले किसकी सुनेंगे बताओ, तो सुप्रीम कोर्ट जाओगे उसके खिलाफ। तो वो स्टेट है। एक बच्चा पूछ रहा है मेरा क्वेश्चन इररिलेवेंट है क्या, लास्ट में लूंगा डाउट, ठीक है, तब पूछ लेना बच्चे, मैं अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। समझ में आया? देखो, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है बच्चा, द पार्लियामेंट कैन अमेंड। देखो ये मैं आपको बताऊंगा, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, एकदम सिंपल सिंपल है। मैं क्या बोल रहा हूं कि ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूं ना, क्या सभी फंडामेंटल राइट्स, या स्टेटमेंट आ गया सभी फंडामेंटल राइट्स राज्य के विरुद्ध होते हैं, तो स्टेटमेंट गलत है, सभी फंडामेंटल राइट्स नहीं, ज्यादातर। तो ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स मतलब स्टेट के, राज्य के विरुद्ध होते हैं। ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स किसके विरुद्ध होते हैं बेटा, राज्य के विरुद्ध होते हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे 15, 16, 19 और 29, 30, ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ध्यान दो, फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होगा तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। देखो ध्यान दो, अब जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, संसद मूल अधिकार का संशोधन कर सकती है कि नहीं, बिल्कुल कर सकती है, मूल संविधान में संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब क्या हो सकता है, मूल संविधान को खत्म भी कर सकती है, संशोधन का मतलब यही होता है, खत्म भी कर सकती है, काट के उसको छोटा कर सकती है। मान लो उसमें 4-5 क्लॉज हैं, एक आध क्लॉज हटा दिया, ठीक है, ऐड भी कर सकती है। मान लो कोई फंडामेंटल राइट्स बढ़ाना हुआ तो वो भी कर सकती है, तो संशोधन कर सकती है। समझ में आया? देखो, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकते हैं, रद्द हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 में कुछ चीजें होती हैं, 19 का ये ध्यान रखना कि देखो, आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर हो तभी वो निरस्त होगा, अदरवाइज सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हो तो आर्टिकल 19 निरस्त नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना, एकदम सिंपल। इन अधिकारों का दायरा, ठीक है, 31 से 31 बी, 31 सी, ये मैं आपको बताऊंगा, 33, 34, 35 द्वारा भी सीमित है, मतलब इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आर्टिकल 19 भी है ना, तो 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब आप कभी भी सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन सब के आधार पर इसको बाउंड किया जा सकता है। मान लो अगर इससे सोवरेनिटी हैम्पर होती, इंटीग्रिटी हैम्पर होती, एकता अखंडता में कोई फर्क पड़ता है, ठीक है, तो सर इंग्लिश स्लाइड, हाँ बच्चे, ठीक है, तो एकता और अखंडता में अगर कोई फर्क पड़ता है तो इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 31, 32 ही छोड़ो, सारे के सारे आर्टिकल्स में आपको कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस मिल ही जाएगा। मैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं युक्त युक्त प्रतिबंध, ठीक है। अब ध्यान दो, हाँ, अब देखो, अब आ जाते हैं आर्टिकल 12 पढ़ते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 पढ़ लें, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या है, ये अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, देखो, सुनो, अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा स्टेट क्या होता है, स्टेट के बारे में बताएगा, स्टेट की डेफिनेशन कोई बच्चा बताएगा? हाँ बच्चे, स्टेट की डेफिनेशन बताएगा कोई बच्चा? हाँ, देखो सिर्फ 4 चीजें हैं आर्टिकल 12 में, ऐसा क्लॉज क्लॉज वगैरह नहीं है, लेकिन ध्यान से सुनो, ये 4 चीजें बच्चे बता दे रहा हूं, ठीक है। आप ये समझो, यूनियन गवर्नमेंट हो गया, यूनियन गवर्नमेंट मतलब बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और पार्लियामेंट, ठीक है। जो दूसरा है वो क्या हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर,
केंद्रीय सरकार, मतलब केंद्र सरकार और संसद, ठीक है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर और, अरे इसको इधर लिखना था ना, स्टेट गवर्नमेंट और बच्चे स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब यहां पे है बेटा, यहां पे दिया है लोकल अथॉरिटीज। आप आर्टिकल 12 देखोगे तो उसमें 4 चीजें दी गई हैं और चौथी चीज दी गई है अदर अथॉरिटीज। बच्चे सुनो ध्यान से, यूनियन गवर्नमेंट हो गया पार्लियामेंट, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि एक तो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और संसद, फिर राज्य सरकार और राज्य विधानसभा, ये सभी सरकार किस में आएंगे, स्टेट में आएंगे। ये सभी क्या है, ये आर्टिकल 12 में, ध्यान से देखना, तो आर्टिकल 12 में और 36 में भी, जब आपको आर्टिकल 36 पढ़ाऊंगा ना तो उसमें भी ये परिभाषा दी गई है, राज्य यही है और कुछ नहीं है। लेकिन देखो इसमें खेल होता है, यूनियन गवर्नमेंट, ये समझ में आ गया बिल्कुल। तो मतलब केंद्र सरकार के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी, जितनी अथॉरिटीज आएंगी वो सभी स्टेट कही जाएंगी, या फिर अगर संसद है, पार्लियामेंट है तो वो भी स्टेट है। समझना है बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई है तो वो भी स्टेट में आएगा। और स्टेट लेजिस्लेचर जो होता है, मतलब जो राज्य विधानमंडल होता है, जो राज्य के लिए कानून बनाता है, राज्य विधानमंडल, ठीक है, वो भी स्टेट में आएगा, उसको भी स्टेट बोला जाएगा। लोकल अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लोकल लेवल पे लोकल लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आपको पढ़ाऊंगा, पंचायती राज पढ़ाऊंगा, म्यूनिसिपालिटीज पढ़ाऊंगा, तो वो सारी चीजें, ठीक है, तो वो हो गई। अब देखो अदर अथॉरिटीज, यहां तक तो समझ में आ गया, ये एकदम सिंपल है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, याद रख लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। देखो बच्चे सुनो, लास्ट में डाउट, जितना डाउट होगा ना पूछना, अभी डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, और पूरा दिमाग यहां लगाओ। सुनो, तो लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, अब ध्यान से सुनना, जो अदर अथॉरिटीज है ना, अब इसमें थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत ये है, इसमें बताया नहीं, इसमें सिर्फ बोल दिया अन्य। अब अन्य तो आप ढूंढोगे कौन अन्य। अब ये समझना कि अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब सुनो, अब अदर अथॉरिटीज में पहली बात तो बच्चे ध्यान से सुनो, ये 4 चीज बिल्कुल समझ में आ गया। अब अदर जो अथॉरिटीज हैं, इसमें टाइम टाइम पे जो जुडिशरी होती है वो डिसीजन बताती रहती है कौन कौन आएगा। तो ये समझो, पहली बात तो जुडिशरी आती है क्या, तो ध्यान देना जुडिशरी भी आएगी, मतलब बच्चे न्यायपालिका भी आएगी। कब बताओ, न्यायपालिका कब आएगी, जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करे, जब कैसे करे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करे। फिर से ध्यान से सुनो, मैं आपको बिल्कुल आम भाषा में बताता हूं, जैसे आपके दोस्त लोग बात करते हैं। आप ये समझो, राज्य की कैटेगरी में वो आएगा जो भी सरकारी है, जो भी क्या है बेटा सरकारी है, सिर्फ इतना ही नहीं है और भी है, लेकिन इतना समझ लो कि जो सरकारी है, चाहे वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मतलब केंद्र सरकार हो, या फिर चाहे वो संसद ही क्यों ना हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे राज्य की विधायिका ही क्यों ना हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज है, लोकल अथॉरिटीज जैसे म्यूनिसिपालिटीज वगैरह हो गया, मैंने आपको बताया, ठीक है, विलेज पंचायत हो गया, तो लोकल अथॉरिटीज ही हो, और कुछ अदर अथॉरिटीज हो गई। अब अदर अथॉरिटीज में मैं बता रहा हूं क्या होता है, ठीक है। अच्छा, जुडिशरी नहीं आती, ध्यान से सुनो बच्चे, जुडिशरी स्टेट में नहीं आती है, फिर आप बोलोगे फिर क्यों लिख दिया, इसलिए कि आप कंफ्यूज मत हो। जुडिशरी जनरली नहीं आती है बच्चे, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है, कैसे करती है, जब प्रशासनिक कार्य करती है। प्रशासनिक कार्य क्या होता है बेटा, जुडिशरी जब तो फैसले सुनाएगी उस टाइम पे वो स्टेट नहीं आएगी। पूछो क्यों, मान लो जुडिशरी ने कोई फैसला सुनाया, अब देखो ये इन्होंने कोई भी कांड किया ना, कोई भी काम किया, और इससे आपका फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट हुआ, सीधा जा सकते हो कहां, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सही है नहीं। लेकिन आप मेरी बात सुनो,
मान लो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, मतलब कोई भी जुडिशरी है, जुडिशरी ने मान लो कोई निर्णय दिया और उससे लग रहा है कि आपका फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है, तो आप तो फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओगे कि भाई साहब आपने जो निर्णय दिया था वो तो मतलब सही नहीं था, मेरा फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है। तो फिर तो बहुत 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 ज्यादा दिक्कतें आएंगी, तो कोई अपना निर्णय दे ही नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए जो निर्णय होता है, मतलब जुडिशरी का जो रेगुलर वर्क है वो नहीं आएगा स्टेट की सूची में, इसलिए जुडिशरी स्टेट नहीं, स्टेट की लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन जो जुडिशरी होता है बच्चे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, ठीक है, तो वहां पे होता है क्या है एक्चुअली, ठीक है ध्यान से सुनो, जो हाई कोर्ट्स हैं या उनके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो वहां पे जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है वो हेड होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हेड होते हैं। तो इनके निरीक्षण में कुछ प्रशासनिक कार्य होते हैं। प्रशासनिक कार्य कैसे, जैसे वहां मान लो कि कोई प्रेमाइसिस है, कोई परिसर है, वहां पे कुछ साफ सफाई करनी हुई, कौन करेगा बताओ, जो साफ तो जाएंगे नहीं, तो उसके लिए लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, वहां पे लोग रखे जाएंगे, जैसे ड्राइवर हो गए जज के, ठीक है, मान लो कि वहां पे लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, मतलब मल्टीपल काम हो गए, बहुत सारे रिक्रूटमेंट करने होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, टाइपिस्ट हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, ये वो अधिकारी, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो जब इनकी अपॉइंटमेंट हो रही है या इनको कैसे काम करना है ये भी तो बताएंगे, सिर्फ हमेशा निर्णय ही करेंगे बाकी काम नहीं करेंगे तो वो भी काम करेंगे, तो वो होता है प्रशासनिक कार्य। यहाँ पे फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं होना चाहिए किसी का, मतलब तब तो ये भी स्टेट में आ जाएंगे। मान लो इन्होंने किसी का अपॉइंटमेंट किया और नेपोटिज्म दिखा दिया, अपने ही बंदों को बल लिया और किसी को बोलेंगे ही नहीं, तो उससे और व्यक्ति जो है, तो उनका जो राइट टू एम्प्लॉयमेंट है वो तो जा ही रहा है ना, मतलब वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते ना वहां, अगर नेपोटिज्म चल गया, कुछ भी हो गया, मैं एक्स वाई जेड कुछ भी बोल रहा हूं। तो होप कि समझ में आ गया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो पूछ लो। तो समझ में आया, तो ये चार चीजें दी गई है, और ये यहां तक नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है, इस बार मैं कमेंट देख लूंगा। ये सिंपल सा केस है, इसमें कुछ है नहीं, केस वेस याद नहीं करना, आरडी सिट्टी नाम याद रहेगा तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं करना। नहीं बच्चे, जज को तो नहीं जानता मैं, ठीक है, मेरा फ्रेंड है, मतलब वो हाई कोर्ट्स वगैरह में है, बट मैं जज को नहीं जानता, ठीक है। आपको पता है कि नहीं, मैं मतलब मेरे दो मास्टर्स हुआ, तो मुझे एक मास्टर्स और करना था, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, फिर मैंने सोचा कि अभी मास्टर्स नहीं करूंगा, पहले लॉ कर लेता हूँ, ठीक है, तो आई एम परसुइंग। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये याद नहीं करना है, मैंने जो प्रश्न पूछा है वो तो पूछोगे नहीं, गुरु जी से हंसी मजाक जरूर करोगे, गुरु जी आपको कोई जज पता है, कोई वो पता है, जेन्युइन क्वेश्चन पूछो, ठीक है। बच्चे ये ध्यान से देखो, कुछ याद नहीं करना, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। नाम क्या है, जस्टिस लगा दें तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा है लोकल अथॉरिटीज बता दो, मेरे बच्चे कुछ नहीं होता लोकल अथॉरिटीज, मतलब सुनो अब दो तीन चीजें बता दो, मतलब ऐसा कोई सरकारी जो लोकल अथॉरिटीज में है, जैसे विलेज पंचायत के लेवल पर, जब विलेज पंचायत के लेवल पर अगर कोई रूल करेगा, तो देखते नहीं हो बहुत सारे वीडियोस होते हैं, ब्लॉक प्रमुख वगैरह होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं बच्चे, ठीक है। अब ग्राम प्रधान नहीं है क्योंकि वो इलेक्टेड है, मतलब वो पॉलिटिकल पर्सन है, वो कोई रूल्स वगैरह भी नहीं बना रहा है। लेकिन ध्यान देना कि लोकल अथॉरिटीज, विलेज पंचायत होता है, म्यूनिसिपालिटीज होती हैं, ठीक है, तो उन स्तर पर रूल करने के लिए, मतलब ग्रामीण स्तर पर रूल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, तो वो लोकल अथॉरिटीज जो होती है, अथॉरिटीज मतलब कुछ नहीं होता, अथॉरिटीज का मतलब जिसके पास पावर हो और कुछ नहीं, तो वो लोग जो होते हैं बेटा उनको लोकल अथॉरिटीज बोली जाती है, समझ में आया, ठीक है। तो एक बच्चा बोल रहा है हाँ ये हमको जज बना देगा पक्का, बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकता ये बताओ, आप भी बन सकते हो। बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक है, स्टार्ट टेढ़े मेढ़े हो गए, लेकिन चीजें टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब सुनो बच्चे ध्यान से सुनो, जस्टिस पीएम, देखो एक केस आया आरडी शेट्टी का, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये समझ में आ गया। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ना बहुत मारूंगा, देखो बच्चे ये समझ में आया होगा आपको, यूनियन गवर्नमेंट
पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज। लेकिन बाकी चीजें अब अदर अथॉरिटीज नहीं समझ में आई होंगी। मैंने आपको जुडिशरी भी पढ़ा दी, जुडिशरी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनो, मान लो कोई ऐसी संस्था है जो सरकारी काम कर रही है संस्था प्राइवेट, मतलब ऐसी कोई प्राइवेट संस्था है। देखो बहुत कंफ्यूज नहीं होना, लोकल अथॉरिटी में जैसे बीसीसीआई है वो सरकारी है लेकिन नहीं आती स्टेट में। सुनो, अब सुनो, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है, जैसे मान लो टीसीएस है या विप्रो है। टीसीएस, टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं। मान लो अगर टीसीएस है, कोई सरकारी काम कर रही है। सरकारी काम कैसे होता है, मान लो जैसे वीजा पासपोर्ट बनाना, ये मान लो आधार कार्ड नहीं बनाती, मैं आधार कार्ड का एग्जांपल दे रहा हूँ, पासपोर्ट बनवाती है। ठीक है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई आप टीसीएस की वेबसाइट पे करते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो जब आपको, मान लो आधार कार्ड का कोई टेंडर उठा के दे दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, मान लो कोई अडानी एंड कंपनी को दे दिया, आजकल वैसे भी अडानी जी चर्चा में है। देखो डाउट लेना बहुत जरूरी है। एक बच्चा पूछ रहा है कि जुडिशरी राज्य के अंदर आएगी या नहीं। मेरे बच्चे, जुडिशरी राज्य के अंदर सामान्यतः नहीं आएगी, मतलब जुडिशरी राज्य के अंदर नहीं आएगी। लेकिन जुडिशरी मतलब जो न्यायपालिका है वो राज्य के अंदर तब आएगी जब वो प्रशासनिक कार्य कर रही हो। तो जुडिशरी जनरली दो कार्य करेगी, एक करेगी न्यायिक काम, एक करेगी प्रशासनिक काम। तो जब वो न्यायिक काम करेगी तो वो नहीं आएगी किसमें, राज्य के अंदर। जब वो प्रशासनिक काम करेगी तब वो राज्य के अंदर आएगी। समझ में आया? ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी भारत की स्वतंत्रता के बाद, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के बाद, मतलब पहले तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी काम कर रही थी, एज अ पार्लियामेंट भी काम कर रही थी। समझ में आया? जब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम कर रही थी तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जब वो एज अ पार्लियामेंट काम कर रही थी तो उसके अध्यक्ष, मतलब लोकसभा स्पीकर बोलते हैं ना, तो उसके स्पीकर थे जीबी महाबलंकर जी। सेम उसी तरीके से बच्चे। ठीक है, अब समझो, अब सुनो। तो इसमें क्या बोला गया, अब ध्यान से सुनो, मैं अदर अथॉरिटीज की बात कर रहा हूं। अगर मान लो कोई प्राइवेट संस्था है फिर भी वो सरकारी काम करती है तो वो भी स्टेट में आएगी। मान लो वो उल्टे सीधे तरीके से, अब वो स्टेट में नहीं आएगी तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा ही नहीं सकते, फिर अपनी मनमर्जी करेगी, वो मनमानी करेगी। ठीक है, तो वो भी स्टेट में आएगी। तो जस्टिस पीएन भगवती ने मतलब दो तीन चीजें बताई। पहली बात तो मान लो किसी चीज की मोनोपोली हो, ठीक है, मतलब जो संस्था हो, मतलब कोई भी कंपनी, अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर मोनोपोलिस्टिक हो, कैसे हो बेटा, ठीक है, इसकी प्रकृति क्या हो, एकाधिकार, मतलब वो पूरा का पूरा काम वही करे। जैसे मैंने आपको टीसीएस का एग्जांपल दिया, टीसीएस जो पासपोर्ट का काम होगा, पासपोर्ट के लिए जो अप्लाई करेगा, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने टीसीएस से टाई अप कर रखा है। तो किसी को अगर एप्लीकेशन करना है पासपोर्ट के लिए तो जाके अप्लाई करेगा टीसीएस की वेबसाइट पे। तो उस जगह पे मतलब पूरी की पूरी टीसीएस कंपनी नहीं, वो पार्ट्स, मतलब उस पार्ट्स पे अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो स्टेट जैसे काम करेगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, और दूसरा है डीप एंड परवेजिव कंट्रोल। नहीं समझ में आएगा कोई इशू नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ सिंपल सी भाषा में बताऊंगा, वो समझ लेना। तो डीप एंड परवेजिव कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मतलब गवर्नमेंट का उस पर डीप कंट्रोल हो, मतलब गहरा नियंत्रण। कैसा हो बच्चे? गहरा नियंत्रण हो उस कंपनी पर। अच्छा ये बताओ, अब टीसीएस अपनी मर्जी कर सकती है क्या? भारत सरकार जैसे बनाएगी उसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए पासपोर्ट बनाएगी ना। वो पासपोर्ट के लिए वही क्राइटेरिया रखी गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई। तो डीप एंड परवेजिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें हैं। और इसका काम क्या, गवर्नमेंटल इन नेचर। वर्क कैसा है बेटा, ठीक है, अगर सरकारी काम कर रहा है तो क्या हो, सरकारी कार्य।
ठीक है। और जो चौथी बात ये है कि मान लो अगर कोई गवर्नमेंटल कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो बच्चे, ठीक है, कोई सरकारी संस्था हो, वो कैसे काम कर रही हो, वो कोऑपरेटिव काम कर रही हो। वो कैसे कर रही हो, ठीक है, सहकारी कार्य कर रही हो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है एयर इंडिया, ठीक है, सरकारी संस्था। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इसमें किसी को समझ में ना आया हो तो पूछ लो। इसमें कुछ नहीं करना। एक आरडी सेट्टी केस 1979 में ही जस्टिस पीएन भगवती ने बोला कि अगर ये चार एलिमेंट हैं, मान लो ये चार एलिमेंट किसी में नजर आते हैं, जैसे मैंने टीसीएस का एग्जांपल लिया, टीसीएस में क्या एग्जांपल है, पहली बात तो सारा का सारा समोसा वही बनाएगी, मतलब सारा का सारा पासपोर्ट वही बनाएगी, समोसा नहीं पासपोर्ट। तो एक अधिकार है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां क्या बनाएंगी, मतलब जितनी मतलब भारत में जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, स्पेशली इससे रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है, तो वो सारे के सारे ऐसा नहीं है कि पासपोर्ट का काम वो देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन देखेगा, टीसीएस, ऐसा भारत सरकार ने कहा है। तो टीसीएस उस टाइम पे क्या आएगा, स्टेट की तरह काम करेगा। जिसको ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कोई बात, ठीक है। गवर्नमेंटल डिफरेंट, बेटा सुनो पहले गवर्नमेंटल, हाँ मैं वही बता रहा हूं। तो एक एक देखते हैं, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक हो गया, डीप एंड प्रोपोजिव कंट्रोल, गवर्नमेंट का एकदम गहरा नियंत्रण हो। गहरा नियंत्रण मतलब गवर्नमेंट का कंप्लीटली उस पर नियंत्रण हो पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब क्राइटेरिया क्या होगा, ऐसा नहीं कि टीसीएस अपने हिसाब से योग्यताएं निर्धारित करेगा पासपोर्ट बनाने के लिए, कौन निर्धारित करेगा, सरकार करेगी, ठीक है। ठीक है, और वो काम कैसा कर रहा हो बेटा, गवर्नमेंटल काम, सरकारी काम ही ना। सरकारी काम क्या होता है, पब्लिक काम, पब्लिक वर्क। बताया था ना जब सोशलिज्म पढ़ाया था। तो एक बच्चा पूछ रहा है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोऑपरेटिव वर्क में क्या डिफरेंस है। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मान लो कोई सरकारी संस्था हो और वो लोगों से जुड़े हुए कार्य कर रही हो, लोगों से जुड़े हुए कार्य कर रही हो, समझ में आया। जैसे मैं बीसीसीआई का एग्जांपल दूं, तो बीसीसीआई हम लोगों के लिए क्या ही करती है, वो खिलाड़ियों का देख रही है मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे वो खेलेंगे, खत्म बात। तो ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब वहां से कोई खिलाड़ी नहीं चला जाएगा कि ये देखो मेरा फंडामेंटल राइट बीच कर रही है ये स्टेट है, तो इस स्टेट में नहीं आता है। तो गवर्नमेंट कोऑपरेटिव मतलब लोगों से जुड़े हुए, मतलब सरकारी हो लेकिन लोगों से जुड़े हुए कार्य कर रही हो, समझ में आया। ठीक है, आगे देखो, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2023 का है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे बच्चे, क्योंकि ये बिल्कुल नया केस है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको बताने का पर्पज सिर्फ ये है, कुछ नहीं समझना इसमें, ये समझना है कि जो आर्टिकल, सिर्फ ये दो चीज हिंदी में लिख दूं। मेरे हिंदी वाले बच्चे कहेंगे गुरुजी हिंदी में तो लिखते नहीं हो। हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है। अनुच्छेद 14, मतलब अनुच्छेद 14 और 19, ये जनरली राज्य के खिलाफ है। तो ये बोले इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, एससी, एससी जहां भी, एफ आर जहां भी लिखूंगा फंडामेंटल राइट, एससी जहां भी लिखूंगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला बच्चे, कि व्यक्ति और राज्य, व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ, दोनों अब इसका क्या फायदा, अगर राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ उपलब्ध है तो उसका फायदा ये है कि अगर मान लो कोई पर्सन भी आपको परेशान, मतलब आप कोई पर्सन भी अगर आर्टिकल 14 और 19 जो राज्य नहीं आता है, जो राज्य नहीं है, ठीक है, जैसे मान लो ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, मान लो आपका, आपको बोलने नहीं दे रहे हैं, आपका ब्लॉक ब्लॉक कर दिया, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है कि आई थिंक प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है कि सर जी प्रोफेशन करे वेस्ट बंगाल में कुछ था क्या, एग्जाम में आया था क्वेश्चन। बेटा मैं रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली, क्वेश्चन पता है तो बता दो, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 और 19, इसमें सिर्फ इतना कहा गया कि आर्टिकल 14 और 19 जो है
वो व्यक्ति और राज्य दोनों के खिलाफ लागू होंगे, वो चाहे व्यक्ति इसका उल्लंघन करे चाहे राज्य। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा ये पॉइंट समझना कि एक होता है बेटा, ठीक है, हिंदी लिखा इंग्लिश में लिख दूं, देखो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए मैं बता रहा हूं, वर्टिकल देखो फंडामेंटल राइट दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट कितने तरीके से, दो तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, एक तो वर्टिकल हो सकता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल हो सकता है। अगर ये पूछ लिया तो एग्जाम में, ये इसी केस में बताया गया। मैं ना आपको बिल्कुल करेंट से जो चीजें हैं उसको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा ताकि एग्जाम में कुछ भी ना बच जाए। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखो। तो अब देखो इसमें कुछ नहीं है वर्टिकल, मतलब आपको ये लिखने में समझने में, वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत अवधारणा जो है, ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज अवधारणा। ये सिर्फ नाम है, इसको अगर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है, ध्यान से देखो। तो वर्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या है बेटा, वर्टिकल एप्लीकेबिलिटी ये है कि स्टेट के अगेंस्ट, मतलब जो फंडामेंटल राइट होगा, किसके अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट। लेकिन अगर यही जो फंडामेंटल राइट है ये स्टेट यहां पे इंडिविजुअल लिखो, सुनो। तो वर्टिकल एप्लीकेबिलिटी कब होती है, जब फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट हो, और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबिलिटी कब होगी, स्टेट और लोगों के अगेंस्ट हो तब भी। ठीक है, सुधा देव कामस्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, द आंसर बेटा एक्चुअली आई एम नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट इट। ठीक है, तो मैंने तो ये केस के बारे में तो वही पढ़ा नहीं है। ठीक है, सुधा देव करवास्कर, बिल्कुल ठीक है, आई अपडेट यू इन केस अगर मैं गो थ्रू होता हूं तो। ठीक है, अब सुनो, ठीक है मेरी बात ध्यान से सुनो। तो वो समझ में आ गया। अभी तक आपको ये बताओ आर्टिकल 12 समझ में आया या नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ है ही नहीं आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 12 में सिर्फ चार चीजें हैं। पहली बात तो स्टेट कौन होगा, वो चार चीज बताता है। आर्टिकल 12 बताता है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, फिर पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर क्या बोलता है बेटा कि लोकल अथॉरिटीज हो सकती है या फिर अदर अथॉरिटीज। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि अदर अथॉरिटीज, मैंने आपको दो तीन चीजें बताई। एक तो जैसे कुछ प्राइवेट संस्था बताई, जैसे मैंने टीसीएस का आपको एग्जांपल दे दिया। वैसे ही मैंने बताया कि जुडिशरी जनरली होती नहीं है, बट जुडिशरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही है तो वो किस में आएगा, बताओ किस में आएगा, स्टेट में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको आरडी सेट्टी केस बताया, जिसमें ये चार ग्राउंड बताए। आपको चारों ग्राउंड याद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं याद करने की जरूरत, सिर्फ ये इतना समझो कि अगर सरकारी नेचर का काम है, मतलब कोई कार्य अगर सरकारी प्रकृति का है, वो भले ही प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, तो वो स्टेट की लिस्ट में आएगी, मतलब उसको भी स्टेट माना जाएगा। और इसके जस्ट बाद मैंने आपको बताया कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2023 का केस है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें सिंपल सा ये है कि ये बोला गया कि आर्टिकल 14 और 19 जो है, मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, ये राज्य के साथ साथ लोगों के विरुद्ध भी आपको प्राप्त है। ठीक है, देखो मैं आपको बहुत सारे डॉक्ट्रिन, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वर्टिकल एप्लीकेबिलिटी कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल में नहीं है, पहली बात। ठीक है, अच्छा, मतलब बच्चा ये पूछ रहा होगा कि वर्टिकल एप्लीकेबिलिटी और हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबिलिटी किस आर्टिकल में है, तो वो मैं आपको आर्टिकल आने के साथ में बताऊंगा। जैसे 14 और 19 में आपको बता ही दिया। उसके बाद जब आर्टिकल 15 पढ़ाऊंगा ना, तो आर्टिकल 15, ठीक है, तो उसमें जब आप जाओगे सब क्लॉजेज में, तो वहां पे लिखा गया है कि कोई व्यक्ति
मतलब व्यक्ति भी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ऐसे सोशल के विरुद्ध अधिकार है तो वो भी व्यक्तियों के खिलाफ है। तो मैं आपको बताऊंगा, जैसे राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, जुडिशरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रही हो तो वो स्टेट में आएगी, बिल्कुल बच्चे, ठीक है। अब सुनो, अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 एक ही चीज कहता है, आर्टिकल 13 सिर्फ एक चीज कहता है, क्या कहता है? नो लॉ, ठीक है, कैन वॉयलेट आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी विधि, कोई भी कानून जो है वो मूल अधिकार को, मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता। बस इतना कहता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 13 में अच्छे से याद करवा देता हूं। देखो आर्टिकल 13 में जो क्लॉज 1 है बच्चे, आर्टिकल 13 का क्लॉज 1 ये कहता है कि मान लो कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान बनने से पहले ही कोई कानून बन गया है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे कानून हैं अभी भी एप्लीकेबल हैं। जैसे मैंने आपको आईपीसी सीआरपीसी, अभी तो नाम चेंज हो गए हैं, अभी तो बीएनएस हो गया, बीएनएस एसएस हो गया, ठीक है, लेकिन है तो ये संविधान बनने से पूर्व के कानून, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संविधान बनने से पूर्व है, संविधान बनने से पूर्व ही लागू हो चुके हैं। तो ऐसा कोई भी कानून जो संविधान बनने से पूर्व, मतलब ऐसा कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो मूल अधिकार को वॉयलेट करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो उस हद तक समाप्त हो जाएगा जिस हद तक वो मूल अधिकार के किसी भी अनुच्छेद को वायलेट करेगा। समझ में आया? ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब बच्चे भी कह रहे हैं। तो अभी जो आर्टिकल 13 है ना, इसको कल की क्लास में एकदम अच्छे से समझते हैं, और थोड़ा सा ना पीपीटी का भी यूज करूंगा। किसी को कोई भी डाउट आएगा, ए टू जेड कोई भी डाउट आ रहा है, कोई चीज याद नहीं हो रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो मुझे बता देना, ठीक है। किसी का कोई डाउट है तो बोल दो, ठीक है, टाइम भी हो गया है। तो आज की क्लास तो बस इतना ही करते हैं, कोई डाउट है तो बता दो, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। बच्चे कोई डाउट है? ठीक है, जो चीजें पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रही है? देखो थोड़ा ठीक है, आपने फंडामेंटल राइट बस ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा, आपको पता होगा आर्टिकल 14 क्या है, 15 16 17 18 क्या है, खत्म। नहीं, ऐसे खत्म थोड़ी ना होगा, बहुत आराम से, कोई डिफिकल्ट नहीं है बच्चे। हाँ छुट्टी हो गई, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर मैं आपको ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं ना, इतना आराम से, बहुत मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा, लेकिन क्या फायदा बताओ, जब एग्जाम में आएगा ही नहीं तो क्या फायदा, ये बताओ, ठीक है। ऊपर ऊपर से पढ़ा के कुछ होगा नहीं बच्चे। थैंक यू, ठीक है। बच्चों का डाउट नहीं है, इनके डाउट कभी नहीं रहते हैं, ये इनको भागने की जल्दी होती है ना। सर मेरा इररिलेवेंट क्वेश्चन, बच्चा एक मेरा बच्चा है, ये पूछ रहा है कि मेरा इररिलेवेंट क्वेश्चन था क्या इसने, अच्छा ये क्वेश्चन सेम बच्चे का है। बच्चे जो पूछ रहे हैं ना मेरा इररिलेवेंट क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, वो दिखाना तो था। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, इनमें पावर बता दीजिए। बता दूंगा बच्चे, देखो आर्टिकल 32 में सिर्फ सिंपल इतना है कि अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 के अंदर। अगर आपका कोई मूल अधिकार, आपके मूल अधिकार का हनन होता है, या फिर मान लो कोई भी अधिकार, चाहे वो लीगल राइट्स हो या कुछ भी हो, कोई नॉर्मल सा अधिकार हो, तो उसके लिए आप कहां जा सकते हो बताओ? हाई कोर्ट जा सकते हो। मतलब कोई भी अधिकार हो, अगर उसका हनन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अधिकार छोड़ो, कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 226 के अंदर। अब वो हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा कि वो आपकी प्लीज, ठीक है, वो आपकी सुनवाई करेगा, वो आपका केस एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, वो हाई कोर्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वहां कहां जा सकते हो? आर्टिकल 226 के अंदर। आर्टिकल 32 में सिर्फ और सिर्फ हाई फंडामेंटल राइट्स के मामले में जा सकते हो। और कोई डाउट किसी को? फटाफट पूछो, ठीक है, ठीक है। थोड़े से कुछ केसेस वगैरह भी बताऊंगा इसमें मैं, ठीक है, तो कुछ केसेस वगैरह भी बता दूंगा, तो साथ के साथ कवर होता चला जाएगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे ना, तो मतलब जिंदगी में तुम्हें पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आया? किसी का और कोई डाउट है? चले, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं बच्चे, बाय बाय।
टेक केयर। और जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करो, घर पे जाके एक बार देख लो, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लो क्लास में, बस इतना ही करो और कुछ करो मत, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, डन, चलते हैं। ओके बाय। बाय बेटा, राधे राधे।